दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन मैं सबसे पहली जो खबर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो वाकई हमारे देश के चुनाव प्रणाली को लेकर, हमारे देश में चुनाव जिस तरह से आजकल हो रहे हैं उसको लेकर बहुत बड़ी खबर है। और राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव पर, यानी पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके पूरे नतीजे पर जो एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया है वो चमत्कारिक है। इतना डिफिकल्ट टास्क है और कितने सहज भाव से उन्होंने पेश किया। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो रखे गए थे उनके सामने, सारे अध्ययन के बाद उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की और बहुत कामयाब कोशिश इसको कही जा सकी। इसको कहा जाएगा कि चुनाव जो विधानसभा का हुआ हरियाणा में, दरअसल जो राहुल गांधी के शब्दों को अगर मैं यूज करूं तो वो चुनाव की चोरी है। उनका कहना है कि चुनाव में कांग्रेस जीत चुकी थी लेकिन कांग्रेस को हराया गया, और कांग्रेस को कैसे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया इसके बारे में उनका कहना है। केवल जुबानी नहीं, उनके कागजात बताते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, उनके एक एक साक्ष्य बताते हैं, यानी सबूत। और वो ये कह रहे हैं कि 25 लाख, तकरीबन 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई। अनेक वोटरों के नाम कटे, अनेक अनजान किस्म के लोगों के नाम जुड़े और अलग अलग जगहों पर एक ही व्यक्ति के नाम जोड़ दिए गए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ब्राजील की एक मॉडल, ब्राजील देश की एक मॉडल को, उसको 22 वोट डाले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अलग अलग जगहों पर, ब्राजील से आई हुई लड़की। और अब आप देखिए, एक दूसरी महिला ने 223 बार वोट डाला। अब पता नहीं कितनी क्षमता, कहां से इतनी शक्ति, कहां से इतना मैनेजमेंट आया। 200 से भी ज्यादा जगहों पर उसने वोट डाल दिया। कमाल है भाई। तो ये सब बात भी आई है सामने। इसके अलावा और बहुत सारे साक्ष्य उन्होंने दिए हैं। इतने साक्ष्य दिए हैं कि मैं अगर उन साक्ष्यों के बारे में ब्यौरा देता रहूं तो आधे घंटे का प्रोग्राम जो है वो खत्म नहीं होगा। इतने सारे साक्ष्य हैं। लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है, और जो हरियाणा के चुनाव को कवर करने वाले पत्रकार थे, और आपको मैं बता दूं, जितने जर्नलिस्ट दिल्ली से या हरियाणा से जो चुनाव क्षेत्रों में दौरा कर रहे थे, हम स्वयं अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर उसके बारे में उन लोगों से बात करते थे, प्रोग्राम पेश करते थे। शायद ही कोई व्यक्ति कह रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। शायद ही कोई कह रहा था, डिस्पाइट ऑफ ये कि कांग्रेस में थोड़ा अंदरूनी कलह जरूर थी, लेकिन सभी लोग कह रहे थे कि सरकार को पलटने के लिए मन बना लिया है जनता ने। लोग कांग्रेस के अलग अलग फैक्शंस में बंटे जरूर हैं। कई जगह चुनाव में अच्छे प्रत्याशियों को भी नहीं दिया गया। ये भी कहा गया कि कुछ प्रत्याशी भी ठीक नहीं है, लेकिन आंधी है, क्योंकि लोग जो है हराना चाहते हैं। इस बार बीजेपी को नहीं चाहते कि किसी कीमत पर बीजेपी की सरकार आवे। जितने एग्जिट पोल हो रहे थे, जितने ओपिनियन पोल हो रहे थे, उनमें मैं समझता हूं 98% जो पोल थे वो सारे के सारे हरियाणा में बता रहे थे कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब आप सोच लीजिए, जबकि आमतौर पे जो पोल कराने वाले लोग हैं वो आमतौर पे बीजेपी को फेवर करते हैं आमतौर पे, लेकिन ज्यादातर हरियाणा के चुनाव का जो को फेवर करने वाले जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कराने वाले लोग हैं, वो सब कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, इक्का दुक्का को छोड़कर। लेकिन चुनाव कांग्रेस हार गई और बीजेपी को सरकार बन गई। और उसमें आज बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब जो अभी नायब सिंह सैनी हैं चीफ मिनिस्टर, उनका भी एक बाइट पेश किया राहुल गांधी ने अपने तमाम साक्ष्यों के बीच में। जब वो ये कहते हैं, उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप चिंता न कीजिए, हम लोग फिर सरकार में आ रहे हैं, हम सारा सिस्टम जो है, सारी व्यवस्था कर ली गई है, सब कुछ व्यवस्था ठीक है। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। हम कोशिश करेंगे कि वो अगर बाइट मिलती है तो हम आपको पेश भी करें। तो ये स्थिति है दोस्तों। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, और उनका जो जवाब देने वाले लोग हैं
उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सिवाय ये कहने के कि राहुल गांधी उस समय क्या कर रहे थे, उनकी पार्टी उस समय क्या कर रही थी। और किरण रिजिजू साहब जो सरकार की तरफ से आए बोलने के लिए, और बीजेपी की तरफ से जो भी आप कहिए, तो उन्होंने तो इल्ज़ाम ये लगा दिया कि भाई राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी निभाता नहीं है, चला जाता है विदेश और फिर लौट के आता है। अरे भाई वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, जो वो एविडेंस दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं, उन पर तो आप बोलिए। और भारत का निर्वाचन आयोग, कमाल की बात है, भारत का निर्वाचन आयोग क्या कह रहा है, अपनी सारी जिम्मेदारी को थोप रहा है कांग्रेस पार्टी पर। क्या कह रहा है निर्वाचन आयोग ने? आज कहा कि हरियाणा पर जो ये बात आई है, हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के बीएलएज ने क्यों नहीं आपत्ति जताई वोटर लिस्ट पर। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी इतने बड़े पैमाने पर, जैसा राहुल गांधी अपने एच फाइल में दिखा रहे हैं, एच फाइल नाम रखा है उन्होंने इसका, हरियाणा फाइल कह सकते हैं या जो भी आप कह लीजिए, जो भी एच फाइल, मैं तो कहूंगा हरियाणा फाइल। तो हरियाणा फाइल में राहुल गांधी ने जो बातें रिवील की हैं, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत ही हास्यास्पद जो कमेंट है वो ये आया है कि भाई जो बीएलएज हैं, पहली चीज तो बीएलओ को तो समझा जा सकता है, बीएलए तो ये नई प्रणाली है जो बाद में शुरू की गई, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट हैं, उन्होंने क्यों नहीं आपत्ति करी। क्या भारत के संविधान में कहीं लिखा है कि वोटर लिस्ट जो है उसको बनाने की और उसके परीक्षण की, उसके जांच की, उसकी पड़ताल की जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट की होगी? ये किस प्रावधान में कहा गया है भाई? लेकिन इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है जो भारत के संविधान में नहीं है। भारत का संविधान वोटर लिस्ट के बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक संस्था को दिया है भारत की, और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसलिए अगर किसी भी राज्य की वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक संस्था है और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह का तस्वीर पेश कर रहा है, मैं समझता हूं भारत के चुनाव हिस्ट्री में, भारत के चुनाव आयोगों की हिस्ट्री में, जितने चुनाव आयोग के अब तक उत्तर अधिकारी आए हैं, ऐसी तस्वीर कभी नहीं दिखी। राजीव कुमार जी भी इसी तरह के थे, लेकिन ये राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी, ये दोनों कुमार जो हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी तस्वीर भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। क्या दलील दे रहे हैं कि बीएलएस की जिम्मेदारी है। बीएलए अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने एक सुविधा के लिए एक इनफॉर्मल सी व्यवस्था की है, बीएलएस तो फिर भी एक आधिकारिक है। लेकिन आप कह रहे हैं पार्टी ये तय करे, पार्टी बताए कि गड़बड़ी है। तो अरे आप क्या कर रहे थे, आपके लोग क्या कर रहे थे? तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक प्रावधानों से भागता हुआ नजर आ रहा है भारत का चुनाव आयोग। और इस मामले में मैं समझता हूं कि जो एच फाइल है हरियाणा के बारे में, जो राहुल गांधी ने पेश किए हैं सारे के सारे तथ्य, उसकी रोशनी में मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन तो जांच नहीं करा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम नहीं कराएंगे। हम ये तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। उनके 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 बूथ लेवल एजेंट्स ने क्यों नहीं ये बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है? यानी वो साफ इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि ये गड़बड़ी नहीं हुई है। तो फिर क्या होगा? अब कौन इसका, कहां जाएगा इस देश का आम नागरिक, कहां जाएंगी राजनीतिक पार्टियां जो निर्वाचन आयोग के फैसले से, निर्वाचन आयोग और सत्ता पक्ष में अगर कोई मिली भगत है उससे अगर निराश हैं और लोकतंत्र पिचक रहा है, बिल्कुल पिचकता हुआ लोकतंत्र है इस समय देश का, जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। तो ऐसे पिचकती हुई जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसको कैसे बचाएगा विपक्ष का कोई भी राजनीतिक दल, आम नागरिक, जब कोई सुनवाई ही नहीं होगी किसी संवैधानिक संस्था के दरवाजे पर? न सरकार सुनने को तैयार है, न कोई संवैधानिक संस्था सुनने को तैयार है। क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः अपनी तरफ से इस मुद्दे को उठाएगा और उस पर स्वतः संज्ञान लेकर के कोई फैसला, कोई सुनवाई, कोई पड़ताल, इसकी कोई कोशिश करेगा?
ये भी किसी को नहीं मालूम। और दोस्तों बिल्कुल आखिर में कि हरियाणा तो इतनी बड़ी खोज पड़ताल के बाद इतने डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए राहुल गांधी ने, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि 2020 का जो बिहार का चुनाव है वह भी मैनेज था। मुझे तो कम से कम यही लगता है, जिस तरह का अध्ययन मैंने किया बिहार के पिछले चुनाव का 2020 का, उस चुनाव में भी एनडीए हार चुका था, जबरन जीता गया वो चुनाव। मुझे आज भी याद है एक घटना, नालंदा जिले के एक उम्मीदवार ने मुझे बताया, और वेल डॉक्यूमेंटेड है, संभवतः कोर्ट में भी मामला गया, कि उसको कलेक्टर के यहां से यानी रिटर्निंग अफसर के यहां से मैसेज आया, क्योंकि वो जा चुके थे, उनके समर्थक थे, और बताया गया कि आप चुनाव जीत चुके हैं, आइए आप सर्टिफिकेट ले जाइए। और जब सर्टिफिकेट लेने गए तो पता चला कि उनको हराया जा चुका है, वो हार चुके हैं, और सर्टिफिकेट किसी और को दे दी गई, और वो फिर निराश होकर लौट आए, और कुछ 100 वोट से हारे थे। तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला, उसके बीच में सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था, सिर्फ 12,000 वोटों का। हरियाणा में तो फिर भी 22,000 वोट के आसपास का फर्क रहा है, लेकिन ये बिहार में सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था, और वहां पर एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन बिहार के नेताओं ने राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की तरह कोई इस तरह की स्टडी नहीं कराई और न की, और नतीजा सामने नहीं आ सका। लेकिन अब सवाल उठता है कि 2025 का चुनाव, क्या बिहार में जो कल सुबह मतदान होना है, क्या इसके पहले भी वो मैनेज किया जा चुका है? क्या वहां भी कोई सिस्टम लागू हो गया है, कोई व्यवस्था कर ली गई है? और अभी तो एसआईआर हुआ है, इस एसआईआर के बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, पोल खुल रही है, और राहुल गांधी ने आज मंच पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिहार के ही एक गांव के एक परिवार को सामने ला दिया, कुछ लोगों को, और उसमें बिहार के उस गांव के 180 लोगों का नाम कटा है, जबकि लोकसभा चुनाव में उनके नाम मौजूद थे, और 180 लोग सारे जीवित हैं, सभी वहीं रहते हैं, कोई पलायन नहीं किया है, किसी की डेथ नहीं हुई है। 180 लोगों का नाम कटा है बिहार के, वो कल चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। पता नहीं उनका मतदान 6 को है कि 11 को है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बिहार की कहानी है एक गांव की। बिहार में हजारों गांव हैं, और ऐसे में कहां कहां ये गड़बड़ी हुई है कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अगर बिहार में भी हरियाणा वाला सिस्टम, राहुल गांधी के शब्दों में नायब सिंह सैनी ने सिस्टम और व्यवस्था की बात की थी, व्यवस्था सब हो गई है, तो अगर ऐसा कुछ होता है बिहार में, तो फिर जनता के वोट देने का जो मतलब है क्या रह जाएगा? जनता की भावना, जनता का जो मत है, वो अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा फैसले में, कोई सिस्टम केवल रिफ्लेक्ट होगा, तो फिर इस देश में डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर रहेगी। आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।